हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। और नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और उससे पहले थोड़ा सा हमें करने वाले टॉपिक हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर। अभी तक हमने जितना किया होपफुली आपको समझ में आ रहा है और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, ठीक है। एंड आपके एक्सपीरियंस शेयर करना ही मेन जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है टीचर के लिए भी। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस जो भी हैं शेयर करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और उसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका कोई भी क्लास का लॉस जो है वो नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। आप इसको बस रूटीन में आदत डालिए पूरा वीडियो देखने की, साथ साथ नोट्स बनाने की, ठीक है। चलिए आज का हम टॉपिक है, हमारा सेशन जो है आज 7 हो जाएगा, ठीक है। और आज हमारा जो है अगर हम देखें, हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, दैट इज बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो इसके, वो है स्टॉक एंड फ्लो। देखिए स्टॉक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है। पहली चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, स्टॉक की बहुत सारी अलग अलग कंसेप्ट होती हैं। अकाउंटेंसी में जब आप स्टॉक्स पढ़ते हो तो वो अलग चीज है, तो हम अपने गुड्स को बोल देते हैं, जो लास्ट में बचता है शुरू में होता है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक्स वो अलग है, यहाँ पर ये स्टॉक कंसेप्ट्स के बारे में है। और दूसरी जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्लो कंसेप्ट। देखिए वो सभी कंसेप्ट भी थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था एक कंसेप्ट के बीच में, वो सभी कंसेप्ट्स, ऑल दोज इकोनॉमिक कंसेप्ट और यू कैन से वेरिएबल दैट कैन बी डिफाइंड, that can be defined and that will be defined in a, ठीक है। यहाँ पर है कि जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो हमारे डिफाइन करेंगे, will be defined at a point of time। वो सभी इकोनॉमिक कंसेप्ट या कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम वो तो हमारी हो जाएगी स्टॉक। और all those concept or variable that are defined within a time period, a time dimension या period। तो जिनको डिफाइन करने के लिए हमें एक टाइम पीरियड जो है उसको यूज करना पड़ेगा, वो फ्लो कंसेप्ट है। ऑल इकोनॉमिक कंसेप्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड ईदर इन स्टॉक और फ्लो कैटेगरी। हम इनको कर सकते हैं 2 कैटेगरी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम किसी पर्सन से उसकी इनकम पूछें, इनकम को डिफाइन करने के लिए आपको या तो आप इनकम जो भी बोल रहे हो कि 2 लाख बोला, आपको लास्ट में उसको कंप्लीट करने के लिए ये बताना पड़ेगा 2 लाख जो है पर एनम है और पर मंथ है। टाइम डायमेंशन के बिना आप इनकम की कंसेप्ट को नहीं बता पाओगे, है ना। इसी तरीके से हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर को अगेन डिफाइन करने के लिए आपको एक ड्यूरेशन जो है उसको मेंशन करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर कितने टाइम के। अगर अकाउंटेंसी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो बहुत आसान सा है इस चीज़ को समझना। आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उसमें आप अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे जो लिखते हो सब हेडिंग, उसमें लिखते हो फॉर द ईयर एंडिंग, जबकि बैलेंस शीट के नीचे क्या लिख रहे हो, एज ऑन डेट। वो जो फॉर द ईयर एंडिंग है वो ये बताता है कि इसमें हमने जितने भी वेरिएबल लिए हैं इन सबको हम एक ड्यूरेशन में डिफाइन कर रहे हैं। आपने उसके अंदर वेजेस लिखा, वेजेस किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं थी बल्कि वो पूरे साल की रही, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है तो वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं है, वो एक ड्यूरेशन का है, 1 महीने का, 2 महीने का, वट जो भी टाइम पीरियड है। तो वहाँ पर आपने वेजेस, सैलरी, सेल्स, परचेज जो भी कुछ लिखा ये एक ड्यूरेशन से बिलोंग करता है, जबकि बैलेंस शीट में जो आपने असेट्स लिखी वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेट करती है। वो सारी कंसेप्ट क्या होगी, एज ऑन कंसेप्ट हमने लिख के लिखी स्टॉक कंसेप्ट। सो ऑल दोज कंसेप्ट्स और वेरिएबल दैट विल बी डिफाइंड या दैट दोज आर डिफाइंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उनको हम जो कहेंगे वो हमारी हो जाएंगी स्टॉक कंसेप्ट। एंड ऑल दोज कंसेप्ट सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल को
हम डिफाइन कर रहे हैं एक ड्यूरेशन में, वो हमारी हो जाएंगी फ्लो कंसेप्ट। सो स्टॉक एंड फ्लो दीज आर कंसेप्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास कितने व्हीकल्स हैं घर में, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बता सकते हो 3 है, 4 है, 2, 1, जो भी व्हीकल्स जो है वो इतने हैं। उसके बाद ये कहें कि व्हीकल्स की माइलेज क्या है, तो आप बताओगे कि कितने किलोमीटर पर आवर चल रही है, या पेट्रोल के हिसाब से कि किस तरीके से वो काम करती है, कितने लीटर में कितना चलती है। वहाँ जहाँ डिफाइन करने के लिए आपको एक टाइम डायमेंशन यूज करना पड़ा, वो हो गया आपका फ्लो। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, तो आपके पास जितने भी अमाउंट है आप उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अर्निंग्स पॉकेट में नहीं बताई जाए, तो उसको भी इवन इनकम पूछी जाए, उसको डिफाइन करने के लिए आपको किसी ना किसी टाइम डायमेंशन को यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आपको इकोनॉमिक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एक टाइम डायमेंशन को यूज करना पड़ रहा है। फ्लो, नाम में देखिए फ्लो, चीजें चल रही हैं, आप किसी एक ड्यूरेशन को यूज कर रहे हो उस पूरी कंसेप्ट को समझाने के लिए, समझने के लिए। फ्लो कंसेप्ट, व्हेन यू कैन नॉट डिफाइन ए वेरिएबल विदाउट यूजिंग टाइम डायमेंशन, दैट इज फ्लो कंसेप्ट। एंड व्हेन यू कैन डिफाइन ए टर्म without using time dimension, it is complete in itself. You need not to add any time dimension to define it. That is your stock concept. तो ये हमारी हो गई stock concept और flow concept। बस छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेल्थ किस में आ जाएगी, वेल्थ हमारी होती है स्टॉक कंसेप्ट, पॉइंट ऑफ टाइम पर बताई जा सकती है। इनकम किस में आई, फ्लो कंसेप्ट के अंदर आ जाएगी। नेशनल इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ जाएंगी, फ्लो कंसेप्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है स्टॉक कंसेप्ट की बात अगर हम करें, आपकी बैंक में कितने डिपॉजिट्स हैं, इवन आपके वाटर टैंक में कितना पानी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्टॉक कंसेप्ट है। कितनी स्पीड से वो ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, ये सब फ्लो कंसेप्ट है। ड्यूरेशन यहाँ पर हमने यूज करी, बस इसको इतना ही कर लेते हैं। और एक चीज, स्टॉक और फ्लो दोनों चीज़ें आइडेंटिकल नहीं है, अग्री, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे कि हमने बैंक में जितनी डिपॉजिट्स रखी हुई हैं वो एक कंसेप्ट है कि आपकी वो स्टॉक कंसेप्ट है, बैंक में आपका कितना पैसा जमा है। लेकिन आपकी सेविंग्स जो है आपने कितनी करी है, कितना विड्रॉल करा है, स्टॉक और फ्लो इंटर रिलेटेड भी है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर के वाटर टैंक में ऊपर जितना पानी है, स्टॉक कंसेप्ट। अब अगर वो पानी ऊपर चढ़ रहा है या उसमें से पानी को आप यूज कर रहे हो, ड्रेन कर रहे हो, निकल रहा है, उससे स्टॉक पर फर्क पड़ेगा। इनफ्लो अगर है स्टॉक बढ़ता चला जाएगा, आउटफ्लो है तो स्टॉक कम होता चला जाएगा। यही चीजें होती हैं कि स्टॉक और फ्लो आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन ये दोनों ही कंसेप्ट अलग अलग जाने वाली हैं। सो स्टॉक एंड फ्लो है टू कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम जो आज के लिए करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये भी बहुत सारा अलग नहीं है सब बच्चों के लिए, कुछ बच्चों ने इसको 11th के लेवल पर भी पढ़ा और बहुत बेसिक सी कंसेप्ट है। अभी तक हम सही बताएं तो हमने नेशनल इनकम की बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट करी है, अभी बहुत बड़ी चीज़ें समझने आएंगी। ये सिर्फ उनकी बेसिक वोकैब को समझने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो हमें स्टॉक एंड फ्लो समझ में आ गया। तो स्टॉक और फ्लो में बस एक ही चीज़ है कि जिनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन करेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वेरिएबल को डिफाइन किया, all those variable which can be defined at a point of time, stock concept and all those concept which need to be defined in a period of time, जिनका टाइम शुरू होने का अलग है, खत्म होने का अलग है, फ्लो का टाइम कंसेप्ट, और जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम एक ही टाइम पर बताया जा सकता है, स्टॉक कंसेप्ट। नेक्स्ट एक छोटी सी कंसेप्ट है 4 सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर मेजर जो होते हैं सेक्टर्स को हम कौन कौन से कहते हैं, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के हम 4 सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं ये देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में 2 बेसिक सेक्टर हैं। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड जो है उसके पास 2 जिम्मेदारियां आती हैं, ठीक है। हाउस होल्ड को जो काम करना है, पहली चीज है ही इज द ओनर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ज़्यादातर बच्चों को याद आना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और अगर नहीं याद आता है, साथ साथ इसी तरीके से आप अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, आपको ये चीज़ें बहुत टिप्स पे आ जाएंगी, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन सबका ऑनर कौन होता है? हमारा हाउस होल्ड ही होता है। हम ही लोगों के पास सारी ज़मीनें हैं जो हम प्रोडक्शन सेक्टर को, चाहे हम वो खुद प्रोड्यूसर के रोल प्ले करें या कोई और कर रहा है उसको रेंट पे देंगे। हम ही लोगों में से कुछ लोग सैलरी वेजेस पर काम करेंगे प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। कोई बिजनेसमैन बन जाएगा। हम ही लोगों के पास सारा पैसा है जिसको हम एक तरीके से वहाँ पर इंटरेस्ट पर दे दें। तो हाउस होल्ड के दो रोल होते हैं इकोनॉमी में। एक तो वी आर ओनर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकेंड वी आर फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर, नॉट प्रोड्यूसर, फाइनल कंज्यूमर ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। हम हाउस होल्ड जो है हमारा वो दो रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी में। फर्स्ट, ठीक है, इट इज द ओनर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का ओनर वो है। दूसरा, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। तो हम ये मान लेते हैं हाउस होल्ड ये काम कर रहा है। अब दो काम प्रोड्यूसर करता है। फर्स्टली क्या है, it will hire all factors of production, लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको क्या करेगा? वो हायर करेगा और उनको काम पर लगाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करेगा। दूसरा काम क्या कर रहा है? प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये समझ लीजिए, ठीक है, दो काम हमारे कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि जो हाउस होल्ड है वो क्या कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर रहा है। दूसरी चीज क्या कर रहा है कि जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका फाइनल कंज्यूमर भी हाउस होल्ड है। दूसरी तरफ हो गया हमारा प्रोड्यूसर। तो दो सेक्टर तो किसी भी इकोनॉमी में ये रहेंगे ही रहेंगे। तीसरा सेक्टर जो है इकोनॉमी में वो कौन सा है? वो है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मेनली दो काम जो हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट करती ही है। हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीके के रहते हैं, ठीक है। पहला है मार्केट इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी, जिसके अंदर सभी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस या प्राइवेट जो है ऑनरशिप में छोड़ दिया जाता है। सारे फैसले जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर प्रॉफिट मोटिव के लिए लिए जाते हैं। दूसरा सिस्टम है वो हमारा सेंट्रली प्लान या सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जिसमें ये सब गवर्नमेंट कर रही है, यानी प्रोड्यूसर के भी मेन रोल में गवर्नमेंट ही है। और एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें दोनों, हम वो सब चीज़ों में ना पढ़ते हुए सिर्फ करें वो काम जो कि हर एक सिस्टम के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट करती है। तो दो काम तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। एक तो टैक्सेस कलेक्ट करने वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरी चीज जो है ट्रांसफर इनकम। ये बहुत बड़ा वर्ड आता है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जितनी भी तरीके की पेमेंट है जो इनको यूनिलैटरल पेमेंट, नॉर्मली पेमेंट हम जो है वो देख रहे हैं, वो हमारी पेमेंट जो जाती है वो टू साइडेड है। एक्सचेंज के अंदर टू साइड है कि मैंने कहीं पर जॉब किया तो मैंने अपनी सर्विसेज किसी को दी, उसके बदले में मुझे मेरी सैलरी मिली। तो ये टू वे एक तरीके की ट्रांजैक्शन हो गई। आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी और उसके बदले में आपको पैसे देने पड़े, चीज़ आपकी तरफ आई और आपकी तरफ से पैसे, ये तो हो गई टू वे ट्रांजैक्शन। एक होती है जिसके बदले में हमें इस तरीके का कुछ भी नहीं मिलता फिर भी हम दे रहे होते हैं। आपने किसी को चैरिटी के लिए पैसा दिया, वहाँ पर आपने वो जो दी पैसा, इस तरीके से चैरिटी के तौर पर जितना भी पैसा गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, कई तरीके की पेंशन है, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जो ये गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ये क्या बोली जाती है? ट्रांसफर इनकम। दीज आर यूनिलैटरल पेमेंट अगेंस्ट विच देयर विल बी नो फर्दर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो एक तरफा पेमेंट्स हैं जिनकी बदले में किसी तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज हमारी तरफ नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट ये इस तरीके की ट्रांसफर जो इनकम है वो भी जनरेट करती है, मतलब देती भी है, ये भी काम करती है। इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है उसके लिए भी सब्सिडीज वगैरह जो है वो प्लान करती है, तो टैक्सेस लेती है और सब्सिडीज जो है इनको देती भी है। सब्सिडीज और टैक्सेस को समझिए। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड एंड कॉर्पोरेट सेक्टर टू गवर्नमेंट।
टैक्सेस क्या है, कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है कि मन करे तो दे दो मन करे तो नहीं, दीज आर कंपल्सरी पेमेंट। कौन कौन दे रहा है टैक्सेस, तो हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दे रहे हैं, इसको गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सब्सिडीज इससे अलग चीज हो गई, सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से एक इकोनॉमिक असिस्टेंस है। सो सब्सिडीज आर इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट कंजम्पशन और प्रोडक्शन। कंजम्पशन सब्सिडी भी मिलती है आपके घरों में, एलपीजी के ऊपर हम जो सब्सिडी ले रहे हैं वो कंजम्पशन सब्सिडी होगी। प्रोडक्शन सब्सिडी है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, बहुत सारे एग्रो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनपुट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सो सब्सिडी इज इकोनॉमिक असिस्टेंस, आर्थिक सहायता है, तो गवर्नमेंट ही ये काम करती है मेनली। तो गवर्नमेंट ये सब काम कर रही है, हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, हमने करना है 4 सेक्टर। फर्स्ट और सेकंड सेक्टर तो मेनली यही है, इसके बाद थर्ड सेक्टर हमारा आया गवर्नमेंट। अब है फोर्थ सेक्टर। फोर्थ सेक्टर जो है, अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, तो अगर एक इकोनॉमी क्लोज्ड है तो इसका मतलब है इसका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, देश के बाहर की अर्थव्यवस्थाओं से कोई रिलेशन नहीं है। नीदर वी एक्सपोर्ट नोर वी इंपोर्ट, ना ही किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट बाहर आ रहा है, ना हम कर रहे हैं, उस केस में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं होगा। तो एक चीज ये भी आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी है जहाँ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो नहीं होगी, 3 सेक्टर इकोनॉमी होगी। और एक हो गई ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी है जिसके अंदर हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ भी रिलेशन रहेगा, हम सारा ही बना रहे हैं, तो इसको आप एक्सटर्नल सेक्टर भी कह सकते हो और इसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, बाहर की दुनिया जितनी भी है वो होगी। अब इसका क्या क्या काम हो सकता है, आप सोचो कि हमारी इकोनॉमी के बाहर क्या क्या जो है रिलेशन है। हम एक्सपोर्ट करते देखते हैं अपने प्रोड्यूसर्स को, जितनी चीज़ें हमने अपनी शॉप्स पर अपने देश के अंदर खरीदी, क्या वो सारी चीज़ें यहीं बनी? नहीं बनी, वो चीज़ें कुछ बाहर से भी आई, तो एक चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ बनी वो यही नहीं बिकी, वो बाहर के देशों में भी बिकी। तो एक तो रोल होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी में ही काम कर रहे हैं, सॉरी हमारी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं लेकिन वो लोग बाहर से आए हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश के हैं, वो बाहर काम करने के लिए गए हैं। तो एक हमारे देश का जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का लेन देन भी होता है कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे देश से बाहर गए हैं, कुछ बाहर के देश से हमारे देश में आए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो हर साल बहुत सारा पैसा इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा भी आ जा रहा है। बहुत सारी ज़मीनें बाहर की कंपनीज को हमने रेंट पे दे रखी हैं, अगेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर गए हैं। बहुत सारे लोग सैलरी और वेजेस पर काम जो है फॉरेन कंपनीज के लिए कर रहे हैं, उलट भी है, बाहर के लोग भी कर रहे हैं। सो एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेन देन हो गया, और एक ट्रांसफर पेमेंट ट्रांजेक्शन। बहुत तरीके का दान जो है चैरिटी के तौर पर पैसा इंडिया वाले भी करते होंगे, और बहुत सारा पैसा जो है हमारी तरफ भी आता है। तो ये हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होंगे कि किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। सबका अपना अपना रोल होता है और ये सारे आपस में भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो फ्लो होता है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फ्लो जो है टोटली हमारा हो जाएगा नॉमिनल और रियल। नॉमिनल और रियल फ्लो, 2 तरीके का फ्लो होता है। इसको बिल्कुल एक सिंपल से कंसेप्ट से समझिए। मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए और आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा। अब जो चिप्स का पैकेट शॉपकीपर से आपकी तरफ आया, दैट इज इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की फॉर्म में वो होता है रियल फ्लो, जहाँ पर जो फ्लो हो वो गुड्स या सर्विसेज की फॉर्म में हो। मैं जहाँ पर जॉब करूँ वहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, दूसरा उसकी बदले में मुझे सैलरी मिल रही है। सर्विसेज का देना मेरी तरफ से प्रोड्यूसर की तरफ जाना, वो है रियल फ्लो। और जहाँ पर मुझे उसके बदले में मनी फॉर्म में पेमेंट मिल रही है, आपने जब उसके चिप्स की कीमत, पहले या बाद में वो चीज़ कोई मैटर नहीं करती, वो जो उसकी कीमत आपने दी वो कौन सा फ्लो हो गया? नॉमिनल फ्लो इन फॉर्म ऑफ मनी। तो फ्लो हमारे 2 तरीके के रहेंगे। जिस तरीके से हाउस होल्ड का देखें तो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया, रियल फ्लो। इसी तरीके से
प्रोड्यूसर ने क्या करना है, इन सबकी फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, ये प्रोड्यूसर से कहाँ आएंगी, हाउस होल्ड की तरफ आई। सेम जो होगा, प्रोड्यूसर ने यहाँ पर क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी, प्रोड्यूसर की तरफ से हाउस होल्ड में क्या करना है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो ये हो गया ना इंटरसेक्टोरल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एज वी नो ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अदर सेक्टर्स, हम दूसरे सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आज के दिन आपका हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कम कर रहा है, कि जो भी हमारा लॉकडाउन है, ये सब चीज़ें हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ों का कंजम्पशन कम हो गया है, तो इसका फर्क प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारण हाउस होल्ड पर भी फर्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट का भी टैक्स जनरेट जो है वो नहीं हो पाएगा। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी में ये चारों सेक्टर अलग होने के बाद भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक फ्लो करता रहता है, इसी को हम इंटरसेक्टोरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। दैट गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोज फ्रॉम वन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अनदर एंड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। तो हमने ये देखा कि एक तरफ से रियल फ्लो हो रहा है, कि यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दे, ये हमारा रियल फ्लो हो गया। दूसरी तरफ से इसके बदले में एक जो हो गया वो आपका नॉमिनल फ्लो है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास देगी, लेकिन उसके बदले की पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड। फिर प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और उसको हाउस होल्ड को बेचा, हाउस होल्ड ने उतनी ही पेमेंट जो है गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर को कर दी। तो ये हमारा फ्लो हो गया। रियल फ्लो और नॉमिनल में समझ में आ जाएगा। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल की तरफ से आपकी तरफ जो आ रही है वो है रियल सर्विसेज, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनकी फीस पे कर रहे हो, ये कौन सा हो गया, नॉमिनल फ्लो। सो एवरी रियल फ्लो कॉज ए नॉमिनल फ्लो, ठीक है। हर एक रियल फ्लो के ऑपोजिट में बराबर का क्या रहेगा, नॉमिनल फ्लो होगा, एंड इट इज द मेन फीचर ऑफ एन मनी इकोनॉमी या नॉमिनल इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की एक बड़ी फीचर यही होती है कि मनी फ्लो इज ऑपोजिट टू रियल फ्लो। यही एक तरीके के, पहले तो क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करी जाती थी, लेकिन एक मॉनेटरी सिस्टम को इंडिकेट यही चीज़ करती है कि हर एक रियल फ्लो के बदले में एक मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो के बदले में रियल फ्लो हो रहा है। आपने किसी चीज़ की पेमेंट करी, उसके बदले में आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है, उसके बदले में पेमेंट कर रहे हो। हाउस होल्ड सेक्टर में से हमने एग्जांपल लिए कि हम किसी को अपनी ज़मीन रेंट पर दे रहे हैं, हमने अपनी ज़मीन की सर्विसेज दी, उधर से हमें रेंट आ गया। यही चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ हमारी आएगी, मनी फ्लो जो है उसके रेसिप्रोकल रियल फ्लो होगा। आ जाएगा यहाँ तक समझ में। ये हमारा छोटा सा टॉपिक हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि किस तरीके से इनकम के अलग अलग, ये बहुत डिटेल में नहीं है, पहले ज़्यादा बढ़ाता था, हम गवर्नमेंट को भी रिलेट कर देते एक्सटर्नल सेक्टर को, अब ये सब सिलेबस में नहीं है और हम इसको और ज़्यादा नहीं करेंगे। ये जितना है आप उसको पहले उतना ही समझ लीजिए। आज के हमारे बस सिर्फ हमने 2 टॉपिक किए हैं और बहुत बेसिक सी अभी इकोनॉमिक्स चल रही है हमारी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखे ना, वो अभी शुरू भी नहीं हुए आपके, अभी बहुत बेसिक सी चीज़ें हम समझ रहे हैं, और उसमें से आज हमने 2 कंसेप्ट करी, इसको पूरा विद एग्जांपल सॉल्व करके देखिए कि कौन सी कंसेप्ट स्टॉक है, कौन सी फ्लो है, क्यों ये स्टॉक है, क्यों ये फ्लो है, और कौन से सेक्टर है इकोनॉमी में, कौन सा सेक्टर क्या रोल प्ले करता है। ये चीज़ें हमारी हमने आज समझी। आज के लिए इतना ही, इसको ठीक तरीके से पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू।